Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are well. So, in continuation of our previous lecture, today we will be discussing about uh, more on Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. So, this is the lecture 4 in our lecture series on Mrs. Dalloway. So, let's begin. अच्छा, अब होता ऐसे है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया कि ह्यू विटब्रेड के बारे में, रिचर्ड डैलोवे के हवाले से हमने बात की, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के बारे में हमने बात की, फिर हमने देखा कि हाउ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन और साइंस it was criticized by Virginia Woolf in the previous part in case of Sir William Bradshaw and Dr. Holmes along with Septimus Warren Smith. तो हम इस पार्ट में बात करेंगे एलिजाबेथ के बारे में। एलिजाबेथ जो कि एक माइनर कैरेक्टर है, ऑल्दो क्लैरिसा डैलोवे मतलब कि मिसेस डैलोवे और मिस्टर डैलोवे, रिचर्ड डैलोवे की बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर इन प्रेजेंट इन द नॉवल एलिजाबेथ डैलोवे। सो एलिजाबेथ जो है वो मिस किलमैन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मिस किलमैन और एलिजाबेथ दे visit Clarissa's at her home. So Elizabeth enters the room where her mother rests. इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रिचर्ड डैलोवे आता है घर फ्लावर्स लेके क्लैरिसा के लिए, और वो बताती है कि भी मेरी कज़न आ रही है, और साथ साथ क्लैरिसा ये भी फील करती है कि रिचर्ड और पीटर वॉल्श दोनों जो हैं वो उसकी पार्टीज को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। तो वो उसको कहता है कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गई होगी। अब आप ये देखो कि ये एक ही दिन की स्टोरी चल रही है और मुख्तलिफ इवेंट्स पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, क्लैरिसा फ्लावर लेके आई है, अपना गाउन जो उसने पार्टी में पहनना है ग्रीन कलर का, उसको रखती है बेड पे, और वहीं से वो दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है सेप्टिमस की, कि उसी टाइम पे सेप्टिमस जो है उसकी अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर विलियम ब्रैडशॉ के साथ, और उसके बाद हमें लेडी ब्रेटन और ह्यू विटब्रेड और रिचर्ड डैलोवे इनका लंच जो है उसके बारे में पता चलता है कि लंच का मकसद क्या है। और उसी के साथ साथ अब आप देखो कि रिचर्ड डैलोवे वापस आया, क्लैरिसा को उसने कहा आराम करो। अब उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ की जो मदर है क्लैरिसा डैलोवे, शी इज टेकिंग रेस्ट, और उसी वक्त एलिजाबेथ जो है वो घर में दाखिल होती है कमरे में। while Miss Kilman waits outside on the landing wearing an unflattering Macintosh coat. ठीक है, she is poor and feels Clarissa is foolish and condescending. Miss Kilman thinks she has been cheated out of happiness. She was a victim of anti-German discrimination during the war due to her German ancestry and to the sympathetic attitude she displays towards the Germans, and the school where she taught fired her. She became religious 2 years and 3 months ago. Now she feels she does not envy women like Clarissa but merely pities them. अच्छा, मिस किलमैन के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट थीम जो है इस नॉवल के अंदर वो है वर्ल्ड वॉर का। मिस किलमैन जो है वो एक उसकी एंसेस्ट्री जर्मन है, सो शी बिलोंग्स टू अ जर्मन फैमिली। और वर्ल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं कि जर्मन्स और ब्रिटिश जो है इनकी आपस में लड़ाई थी। ठीक है, और सिर्फ लड़ाई नहीं थी बल्कि जर्मन्स जो थे उन्होंने ज्यूज के साथ जो है वो निहायत आप कह लो कि फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव जो एक बड़ा प्रोमिनेंट इवेंट है हॉलोकास्ट का, इसमें ज्यूज के साथ हिटलर ने जो है वो बहुत बारबेरिक एटीट्यूड दिखाया था, और जिसकी वजह से आप कहते हो कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक जो उनके साथ सिंपथाइज करते हैं उनके साथ की ज्यादती हुई, और दूसरे जो कहते थे कि भी उनके साथ ठीक हुआ। ठीक है, क्योंकि एक नाजीज एटीट्यूड जो नेशनलिस्ट एटीट्यूड था कि वी आर द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने ज्यूज को जो है वो पकड़ पकड़ के बड़ा ब्रूटैलिटी के साथ और बड़ा बारबेरिक एटीट्यूड दिखाया। तो हिटलर को इसलिए नापसंद किया जाता है आज दिन तक, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इवल टू देम। सो शी वाज अ विक्टिम ऑफ एंटी जर्मन डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द वॉर ड्यू टू हर जर्मन एंसेस्ट्री। तो ब्रिटिश जो थे उनकी जर्मन के साथ नहीं बनती थी वैसे भी, तो इन्होंने क्या किया कि शी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द जर्मन, इसने ये सिंपैथेटिक थी जर्मन्स के लिए कि भी जर्मन्स के साथ जंग में बड़ी ज्यादती हुई,
और जिस स्कूल में ये पढ़ा रही थी उन्होंने इसको निकाल दिया क्योंकि भाई इसके दिल में जो है जर्मन लोगों के लिए हमदर्दी है। और उसके बाद ये रिलीजियस हुई है 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स अगो। और अब ये उस मकाम पर पहुंच गई है कि नाउ शी फील शी डज नॉट एनवी वुमेन लाइक क्लैरिसा बट मेयरली पिटीज देम। तो ये जो है अब बड़ी बोसीदा सा एक लिबास पहनती है, बड़ी पुअर है, जबकि क्लैरिसा बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है उसका। और ये बड़ी रिलीजियस है, बात करती है और कहती है कि ये मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए। और क्लैरिसा क्या पार्टीज करती है, बड़ा शो ऑफ करती है, बड़ा बूस्ट ऑफ करती है, क्योंकि वो एक मॉडर्न हीरोइन है। ठीक है, वो ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाती है, ट्रेडिशन के बियॉन्ड चलती है। और वो बड़ा रख रखाव रखती है कि मेरे ग्लव्स कैसे हैं, मेरा हैट कैसा है, मेरा ड्रेस कैसा है, लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। वो इन सारी चीज़ों के लिए बड़ी कॉन्शियस है। किलमन का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ऑपोजिट है इससे। तो किलमन और क्लैरिसा दोनों ही आपस में एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। क्लैरिसा का मानना ये है कि एलिजाबेथ जो कि उसकी इकलौती बेटी है वो मिस किलमन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती है और उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और एलिजाबेथ जो है मिस किलमन की वजह से अपने माँ बाप से दूर होती जा रही है। और एलिजाबेथ जो है वो ऐसा करेक्टर है कि बड़ा लेजी है। शी इज ऑल्दो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी अट्रैक्टिव, शी इज यंग, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है कि वो लाइफ में फ्यूचर में क्या करेगी। उसको डॉग्स अच्छे लगते हैं, उसको मिस किलमन अच्छी लगती है, उसके साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट है और उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। लेकिन वो कहती है कि ना तो वो क्लैरिसा की तरह सोसाइटी में एक एलीट क्लास एज अ लेडी, शी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कि उसका फ्यूचर क्या होगा। क्या वो क्लैरी बाप की तरह जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेगी, या वो माँ की तरह एक लेडी बन के जो है वो सोसाइटी में पार्टीज थ्रो करेगी। तो शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट इट एंड शी इज अनएबल टू comprehend or understand that what she is going to do in the future। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट। अच्छा, अब क्लैरिसा जो है शी गेट्स अप टू ग्रीट मिस किलमन। क्लैरिसा जैसे ही वो एंटर होते हैं तो क्लैरिसा भी उठती है, मिस किलमन को ग्रीट करती है। मिस किलमन विशेस टू टेल हर लाइक अ ट्री। और वो आगे जो है वो उस मतलब वो पसंद नहीं करती, शी पिटीज हर, शी वांट्स टू मेक क्लैरिसा क्राई। ठीक है, व्हाई शी वांट्स टू मेक क्लैरिसा क्राई, बिकॉज इज शी डिसलाइक्स हर, she pities her. Clarissa is shocked by the hateful look in Miss Kilman's eyes and feel Miss Kilman has stolen Elizabeth from her। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्लैरिसा जो है by the hateful look in Miss Kilman's eye and feels, क्या फील कर रही है जी, Miss Kilman has stolen Elizabeth from her। After a moment Miss Kilman's threat seems to shrink for Clarissa and Clarissa laughs and says goodbye। ये पूरा एक मुकालमा है इनके दरमियान, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। शी कॉल्स आउट टू रिमेंबर हर पार्टी। वो जब जा रहे होते हैं तो एलिजाबेथ को कहती है भाई आज पार्टी है तो कोशिश करना कि यहीं पर मौजूद रहो, तुम भी आओ। व्हेन दे आर गॉन क्लैरिसा थिंक्स दैट लव एंड रिलीजन आर द क्रूलेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लैरिसा क्या सोच रही है जी लव एंड रिलीजन के बारे में। पहले हमें बता दिया कि क्लैरिसा डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ फेथ का जो थीम है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया था कि क्लैरिसा थिंक्स दैट लव एंड रिलीजन आर द क्रूलेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों कह रही है लव एंड रिलीजन को? लव एंड रिलीजन को इसलिए कर रही है क्योंकि लव की वजह से भी वो एक डायलेमा का शिकार है, अनसर्टेनिटी के शिकार है, अब एब्सर्डिटी का शिकार है कि मोहब्बत उसको, क्या रिचर्ड से उसको मोहब्बत है, क्या सैली से उसको मोहब्बत है, या पीटर वॉल्श से उसको मोहब्बत है। तो वो इसको समझ नहीं पाई, इस तरीके से रिलीजन भी को समझ नहीं पा रही। तो लॉस ऑफ बिलीफ, लॉस ऑफ फेथ, या आप कह लो रिजेक्शन ऑफ फेथ, both in religion as well as in the case of love। So it is very prominent in this character of Clarissa Dalloway। अब क्लैरिसा जो है वो इसी वक्त जब वो चले जाते हैं तो क्लैरिसा वॉचेज एन ओल्ड वुमन इन द हाउस ऑपोजिट हर्स। मतलब वो अपने घर की खिड़की से देखती है एक ओल्ड वुमन को। ठीक है, क्लाइंब द स्टेयर्स एंड लुक आउट द विंडो। ठीक है, अनअवेयर दैट एनीबॉडी वॉचेज। और क्लैरिसा अक्सर उसको देखा करती है, एक खातून है जो ऑपोजिट उसके घर के, ये अपने घर की खिड़की से देखती है उसको, और वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आती है, खिड़की से बाहर देखती है, ओल्ड वुमन है और अक्सर बाहर देखा करती है। और क्लैरिसा ऑफन वॉचेज हर डू दिस एंड फील्स इट मीन्स समथिंग गुड which she thinks is the possibility of true privacy।
अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। इस नॉवल के अंदर विंडोज, स्टेयर्स, रेलिंग्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, मोटिव से इस्तेमाल हुए हैं, और इट रिप्रेजेंट ह्यूमन सोल्स। ठीक है, इसका हम आगे जिक्र करेंगे। ये दोबारा एक ये ओल्ड वुमेन का जो करेक्टर है जो सीढ़ियां चढ़ रही है, आगे हम देखेंगे कि एक ओल्ड मैन का करेक्टर है जो सीढ़ियां उतर रहा है। तो सीढ़ियां चढ़ना और सीढ़ियां उतरना, ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आगे आने वाले इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। She does not think Miss Kilman's religion or Peter Walsh's being in love solves the mystery of the human soul. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिस किलमैन का जो रिलीजन है या पीटर वॉल्श जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, ये ह्यूमन सॉल्व की जो मिस्ट्री है, ह्यूमन सोल की जो मिस्ट्री है, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटे जो मॉडर्निज्म में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि ह्यूमन सोल क्या है, इंसान की सेटिस्फेक्शन क्या है, इंसान की रियल हैप्पीनेस क्या है, इंसान का इनर पीस क्या है। ठीक है, क्या मोहब्बत से इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है? तो क्या पीटर वॉल्श सेटिस्फाइड है? अच्छा, मिस किलमैन का जो रिलीजन है वो बड़ी रिलीजियस खातून हो गई है, तो क्या उसकी वजह से वो सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी में? नहीं। हर कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। पीटर वॉल्श भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि क्या वो डेजी से मोहब्बत करता है, या वो आज भी क्लैरिसा के लिए उसका दिल धड़कता है? क्या उसने जो क्लैरिसा ने उसको रिजेक्ट किया और उसने दोबारा कोशिश नहीं की और वो इंडिया चला गया, क्या उसका फैसला ठीक था? फिर जब क्लैरिसा को छोड़ के इंडिया जाता है तो उसकी एक एक मैरिज जो होती है वो अनसक्सेसफुल होती है ऑलरेडी। तो वो ऑलरेडी एक विडो भी है। ठीक है, सॉरी विडो नहीं कह सकते, हम डाइवोर्स ही कह सकते हैं। डाइवोर्स मतलब कि वो सेपरेट हो जाता है। और उसके बाद दोबारा उसको एक यंग लड़की पसंद आ जाती है जिसके 2 बच्चे भी हैं। डेजी इंडियन है वो। ठीक है, शी इज अ डार्क वुमन बट शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अट्रैक्टेड एंड शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम एज वेल, पीटर वॉल्श। तो पीटर वॉल्श का ये कॉन्फ्लिक्ट है। मिस किलमैन का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो ऑल दो वो रिलीजियस हो गई है, लेकिन क्या उसका रिलीजन उसको सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो फिर क्लैरिसा से उसको एनवी क्यों करती है, उससे हसद क्यों करती है, उस जैसा उसको पिटी क्यों करती है, क्यों उसको मतलब के एतराज है उसकी जिंदगी से, क्यों वो एलिजाबेथ को अपने साथ रखना चाहती है और बस अपना बना के रखना चाहती है, उसको चाहती है कि वो अपनी विल एंड डिजायर उस पर थोपना चाहती है, इम्पोज करना चाहती है। तो ये सारी हम चीजें देखेंगे। मिस किलमिन का जो कैरेक्टर है इसमें, वो वही काम कर रहा है दर हकीकत जो सर विलियम ब्रैडशॉ का कैरेक्टर कर रहा है। विलियम ब्रैडशॉ अपने पेशेंट्स को अपने हिसाब से लेके चलना चाहता है, और अगर वो अपने हिसाब से नहीं लेके चलता, या वो उसका जो आप कह लो कि ही इज कोलोनाइजिंग द माइंड, वेयर एज मिस किलमन इज कोलोनाइजिंग द सोल ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, तो बोथ आर डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। सो शी हैज हर रूम एंड द ओल्ड वुमन हैज हर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ में ही उसने एक बड़ा मशहूर ऐसे लिखा था, द रूम ऑफ हर ओन। ठीक है, और उसमें ये इस चीज को मेंशन करती है कि एक खातून जो फीमेल राइटर है, बिलखसूस फिक्शन राइटर है या प्रोज राइटर है, उसका अपना एक कमरा होना चाहिए जहां पर वो बैठ के, अपना डेस्क होना चाहिए जहां पे वो बैठ के लिखे, उसके कमरे की अपनी खिड़की होनी चाहिए। तो खिड़की कमरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंबॉलिक है वर्जीनिया वुल्फ की जिंदगी में। द रूम ऑफ हर ओन जो ऐसे है, वो उसी को रेफर कर रहा है। देखो, शी हैज हर रूम एंड द ओल्ड वुमन हैज हर्स। इसका मतलब कि मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है, मेरी अपनी प्राइवेसी है, और उस बड़ी खातून की अपनी प्राइवेसी है। अपना कमरा है, इसका भी अपना कमरा है, उसका भी अपना कमरा है। इसकी अपनी प्राइवेसी, अपनी इंडिपेंडेंस है, उसकी अपनी प्राइवेसी, अपनी इंडिपेंडेंस है। दोनों के कमरों में खिड़की मौजूद है, और दोनों खिड़की से बाहर जब देखते हैं तो असल में इंडिपेंडेंट फील करते हैं, अपने आप को फ्री, और एक तरह से लिबरल फील करते हैं, आजाद फील करते हैं। ठीक है, तो बाहर की जो हवा है वो असल में ओपन एयर जो है वो सिंबलाइज करती है फ्रीडम को, लिबर्टी को। ठीक है, तो शी हैज हर रूम एंड द ओल्ड वुमन हैज हर्स। तो इसलिए ये बड़ी फैसिनेट होती है, और इसलिए शी मीन्स समथिंग गुड। ये जो लिखा हुआ है ना कि फील्स इट, इट मीन्स समथिंग गुड। तो यही असल में गुड है ना, कि शी इज फीलिंग फ्रीडम, शी इज फीलिंग लिबरेटेड। अच्छा, मिस किलमन क्लैरिसा के बारे में, मिस किलमन थिंक्स क्लैरिसा लाफ्ड एट हर फॉर हर अगलीनेस। अब ये देखो, ये होती है बेटे कि एक दूसरे के बारे में परसेप्शंस क्या हैं। क्लैरिसा मिस किलमन के बारे में सोचती है कि शी इज स्टीलिंग, या शी हैज स्टोलन एलिजाबेथ फ्रॉम हर, कि उसने मेरी बेटी जो है ना वो अपने काबू में की हुई है। वो क्लैरिसा मिस किलमन के बारे में ये सोचती है।
मिस किलमन भी क्लैरिसा के बारे में सोचती है। शी लाफ्ड एट के क्लैरिसा जो है वो मेरी अगलीनेस पे जो है, वो मेरा एक बोसीदा सा पुराना सा कोट है, तो जो है क्लैरिसा उस पे हंसी है, असल उसने मजाक उड़ाया मेरा। So she is laughing at her ugliness, she is laughing at her poverty, you can say, because she is poor. She struggles to control her desire to resemble Clarissa and prays to God. अब आप ये देखो कि she struggles to control her desire. तो ऐसा नहीं है कि ये अगर पुअर है तो ये क्लैरिसा जैसे कपड़े पहनना नहीं चाहती, क्लैरिसा जैसी दिखना नहीं चाहती, क्लैरिसा जैसी रिस्पेक्ट नहीं चाहती, स्टेटस नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। So she is struggling to control her desire to resemble Clarissa because she seems to be a faithful person or faithful woman. तो ये she prays to God, ठीक है। All she lives for, जो जो चीजें इसको चाहिए जिंदगी में, मतलब ये इसके जिंदगी का मकसद क्या है, बिसाइड्स एलिजाबेथ, एलिजाबेथ तो है ही, तो एलिजाबेथ के लिए इसकी जो फीलिंग्स हैं वो भी बड़ी, आप कह लो कि वुमेनिश फीलिंग्स हैं। एलिजाबेथ के साथ ये बहुत ज्यादा क्लोज है। और जब हम मॉडर्न नॉवल पढ़ रहे होते हैं और मॉडर्न नॉवल के दौरान जब दो खवातीन आपस में एक दूसरे के क्लोज होती हैं, या कोई बहुत ज्यादा आप कह लो इंटीमेट होती हैं एक दूसरे से, या बहुत ज्यादा उनकी अटैचमेंट होती है, तो अक्सर जो है उनके अंदर उनको हम एज अ रीडर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। तो हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि she has some physical attraction towards Elizabeth, कि एलिजाबेथ यंग है, शी इज अट्रैक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ यंग लेडी। तो हो सकता है कि मिस किलमन जो है वो एक सेक्सुअली अट्रैक्टेड है एलिजाबेथ की तरफ। इसके अलावा शी लिव्स फॉर फूड, टी एंड अ हॉट वाटर बॉटल एट नाइट। So Miss Kilman thinks it is unjust that she must suffer while Clarissa has no hardships. तो ये वो हसद है बेटे, आप कह लो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है मिस किलमन का, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आप कह लो कि मिस किलमन का वर्सेस क्लैरिसा, कि मिस किलमन समझती है कि इट इज अनजस्ट कि भाई ये तो नाइंसाफी है कि शी मस्ट सफर, शी से मुराद यहाँ पे किलमन है, किलमन मस्ट सफर व्हाइल क्लैरिसा हैज नो हार्डशिप्स। तो ये उसको अनफेयर समझती है। और एलिजाबेथ को ये बारे में ये बात भी करती है कि तुम्हारी माँ क्या करती है, क्या करती है, सारी चीजें। अब ये फिर जाके पेटी कोट खरीदेगी जाके, अब एलिजाबेथ के साथ ये घर से निकल गई है। अब at the army and navy stores, Miss Kilman buys a petticoat. Elizabeth guides her around like an unwieldy battleship. They have tea and Miss Kilman eats greedily, feeling resentment when a child next to them eats a pink cake she had her eye on. एक बच्चा पास से गुजरता है और वो पिंक केक खाता है, तो ये उसको देख रही होती है केक को ना, लेकिन वो बच्चा खा लेता है, तो इसको बिल्कुल भी, क्योंकि she is very greedy in terms of food. Miss Kilman tells Elizabeth that all professions are open to women of her generation and makes her consider the plight of the poor. Elizabeth regrets that Clarissa and Miss Kilman do not get along. अब एलिजाबेथ एक बड़ी अच्छी लड़की है, साफ दिल की लड़की है, और वो रिग्रेट करती है इस बात को कि भाई मेरी माँ जो है क्लैरिसा है और मेरी टीचर मिस किलमन है, वो दोनों दे डू नॉट गेट अलोंग, दो शी इज अवेयर दैट क्लैरिसा मेक्स एन एफर्ट। वो समझती है कि भाई क्लैरिसा कोशिश करती है मिस किलमन के साथ अपने हालात बेहतर करने की। When Clarissa offered Miss Kilman flowers sent from Burton, Miss Kilman squashed them in a bunch. ठीक है, वो उनको ऐसे squash them in a bunch. Miss Kilman's self pity becomes overwhelming and Elizabeth longs to leave her. अब उसके बाद मिस किलमन जो है शी इज डेस्परेट टू कीप एलिजाबेथ एट द टेबल विद हर, वो कहती है इधर ही बैठी रहो, मौजूद रहो, बट इवेंचुअली एलिजाबेथ लीव्स, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो चली जाती है और मिस किलमन जो है वो वेस्टमिनिस्टर एबे में चली जाती है और वहां पे जाके प्रे करती है। अच्छा अब एलिजाबेथ वहां से उठ गई जहां पे वो बैठ के खा रहे होते हैं, टेबल को छोड़ के चली जाती है, और एलिजाबेथ गेट्स ऑन एन ओमनी बस टू द स्ट्रैंड एंड राइड्स थ्रू अ बिजी वर्किंग क्लास नेबरहुड दैट हर फैमिली नेवर विजिट्स, दैट हर फैमिली नेवर विजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे। तो ये शो करता है अगेन फेमिनिज्म का थीम, कि एलिजाबेथ जो है वो एक आजादाना सोच रखने वाली लड़की है, नौजवान है, यंग है, और वो कहती है भाई मैं लोकल बस से ट्रांसपोर्ट से जो है ना वो सफर करूंगी। अमीर है, गाड़ियां गुड़ियां या इस तरह की सवारी शवारी इनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो कहती है अभी जैसे बाजार में धड़ल्ले से जो है ना फ्रीडम के साथ। तो दिस शोज इंडिपेंडेंस, दिस शोज अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ एज अ फीमेल। और ये जो है वो ओमनी बस में सफर करती है विच हर फैमिली नेवर विजिट्स, और उन जगहों को विजिट करती है जहाँ पे इसकी फैमिली नहीं आती। बाप इसका इतना बड़ा सियासतदान है, माँ की जो पार्टीज होती हैं उसका जो सोशल सर्कल है उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मशहूर लोग हैं, लेडीज हैं,
जेंटलमैन हैं. People have begun to notice Elizabeth's beauty and she is obliged to go to parties. So she is obliged to go to parties का मतलब ये है कि she considers that it is her responsibility, it is her duty to attend the parties. Why? Because she belongs to an upper class, to an elite class. ये उस क्लास से बिलोंग करती है जो जहाँ पे अगर पार्टी होती है तो शी इज इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज हर इट इज एन ऑब्लिगेटरी thing to attend those parties. She would rather be in the country with her father and the dogs, क्योंकि बाप है वो अपनी स्टेट पे वहाँ पे कंट्री साइड पे जो इलाके हैं वहाँ पे होता है. तो शी कंसिडर व्हाट शी माइट डू फॉर अ करियर. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको नहीं पता कि भैया अपने से फ्यूचर में क्या करना है. सच एज बिकम अ डॉक्टर, या मैं डॉक्टर, ये डॉक्टर बनेगी, फार्मर बनेगी या पार्लियामेंट ज्वाइन करेगी. शी इज लेजी एंड फील्स दीज आइडियाज आर सिली, सो शी विल से नथिंग अबाउट इट. Elizabeth knows Clarissa will want her at home, so she boards another bus and returns home. अब एलिजाबेथ ये चीजें सोच रही है, सोचते उसको कहते हुए क्लैरिसा जो है वो चाहती है कि वो घर पे आए. ये एक और बस पे बैठती है और घर वापस लौट आती है. आगे चलते हैं. अच्छा, अब इस पार्ट पे ना मैं थोड़ा सा आपको एक इसका एनालिसिस कर देता हूँ मुख्तसर सा, कि मिस किलमन बुलीज विद हर रिलीजन जस्ट एज सर विलियम ब्रैडशॉ बुलीज विद हिज साइंस. जो मैंने स्टार्ट में ये बात की. द वर्ल्ड हैज ट्रीटेड मिस किलमन बैडली बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी. एक तो उसकी गुर्बत की वजह से, हर अगलीनेस, क्योंकि शी इज नॉट प्रिटी एट ऑल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट अट्रैक्टिव, शी इज अगली. इवन हर जर्मन नेम, और उसका नाम भी जो है वो क्योंकि जर्मन है. शी सीक्स रिवेंज एंड वांट्स टू मेक क्लैरिसा हु इज लाइकेबल एंड अट्रैक्टिव अनहैप्पी द वे शी इज. तो क्लैरिसा को वो इसलिए नापसंद करती है क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है मिस किलमन से. ठीक है, तो दैट इज व्हाई शी डज नॉट लाइक हर. अ फॉलिंग ट्री किल्ड क्लैरिसा's सिस्टर. तो अब वो ट्री की बात करती है कैसे. अ फॉलिंग ट्री किल्ड क्लैरिसा's सिस्टर एंड मिस किलमन वुड लाइक टू फेल क्लैरिसा. ठीक है, एक ये बचपन का एक इंसिडेंट है जो हम पहले भी इस नॉवल में हम जिक्र कर चुके हैं कि क्लैरिसा की एक बहन भी थी जो एक फॉलन ट्री की वजह से शी डाइड. ठीक है, very young. So trees with their extensive root systems are like the soul. So this metaphor suggests that Miss Kilman is out to kill souls, just as Sir William is. तो वो क्यों कहती है कि she would like to fell Clarissa? Fell Clarissa इसलिए क्योंकि जैसे वो ट्री को सिंबलाइज कर रही है, तो ट्री इसमें मेटाफर है एज अ सोल, कि जैसे ट्री गिरता है उसी तरीके से उसकी सोल को किल करना चाहती है, सोल को गिराना चाहती है. इसका मतलब ये उसको नॉट फिजिकली बट इमोशनली, मेंटली उसको हार्म करना चाहती है. और ये वही काम कर रही है जो सर विलियम कर रहा है. क्लैरिसा feels this murderous impulse as love and finds the deception horrifying, especially since she believes Elizabeth is vulnerable to it. और क्लैरिसा इसलिए फिक्रमंद है कि ये बड़ी खतरनाक खातून है और मेरी बेटी इसके साथ बहुत अटैच है. क्लैरिसा sees religious, scientific and romantic belief as false justification for the flaws and weaknesses in people's characters, and she does not feel that these beliefs can explain the mystery of human beings isolation in a world of activity. Clarissa believes that everyone is responsible for themselves and for others. ये बेटे एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है. ह्यूमनिज्म भी यही कहता है कि इंसान जो भी करता है उसका कसूरवार खुद होता है, ना कि रिलीजन होता है, ना कि कोई फेट का कॉन्सेप्ट है कि रोल ऑफ फेट है या रोल ऑफ रिविजन है, विल ऑफ गॉड है. नाउजुबिल्ला, जो भी इंसान करता है वो उसका जिम्मेदार खुद होता है. अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं कि एज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, क्योंकि वो 2 साल और 3 महीने पहले जो है शी वॉज बैक टू हर रिलीजन. Miss Kilman seeks to convert Elizabeth to her beliefs the way Sir William seeks to convert people to his idea of sanity. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों कैरेक्टर का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मिस किलमन का और विलियम ब्रैडशॉ का. बिकॉज मिस किलमन इज अ वुमन, शी डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस एज सर विलियम. अब सर विलियम क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी इस्तेमाल करता है, बहुत इन्फ्लुएंस है उसका, वो इसलिए इतना इन्फ्लुएंशियल है बिकॉज ही इज अ मैन, एंड मिस किलमन हैज लेस इन्फ्लुएंस बिकॉज शी इज अ फीमेल और शी इज अ वुमन. बट बोथ कैरेक्टर्स थर्स्ट अबाउट डोमिनेशन इन सिमिलर वेज, कि दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनको डोमिनेशन चाहिए, वो चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें अगले इंसान की सोल के ऊपर, अगले इंसान की जिंदगी के ऊपर. अच्छा, अब एलिजाबेथ डज नॉट रिटर्न मिस किलमन्स अट्रैक्शन, ये लेस्बियन अट्रैक्शन और यू कैन से फीमेल अट्रैक्शन.
कि मिस किलमन उसके साथ जिस तरीके से करती है, तो एलिजाबेथ मिस किलमन के साथ उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करती उसकी अपनी फीलिंग्स को उसके लिए, एज क्लैरिसा सस्पेक्टेड, क्योंकि क्लैरिसा को ऐसा लगता है। अब क्लैरिसा के अंदर खुद अपने वक्त में उसको पता है कि उसके अंदर एक लेस्बियन अट्रैक्शन मौजूद थी अपनी फ्रेंड सैली के लिए, तो उसको लगता है कि जैसे मैं यंग थी उसी तरीके से आज मेरी बेटी एलिजाबेथ यंग है और किलमन के साथ बहुत ज्यादा वो वक्त गुजार रही है, तो हो सकता है कि उसके दिल में भी कुछ इस तरीके से होमोसेक्सुअल अट्रैक्शंस मौजूद हों, जबकि क्लैरिसा ये सस्पेक्ट कर रही है। बट शी इज अट्रैक्टेड टू द न्यू आइडियाज एंड ऑप्शन दैट मिस किलमन पुट्स बिफोर हर, इवन इफ हर लेजीनेस प्रिक्लूड्स हर फ्रॉम परसुइंग देम। लेकिन वो उसकी अट्रैक्शन मिस किलमन के साथ नहीं थी, बल्कि मिस किलमन ने ये कहा था कि ये यंग है और तुम यंग हो और पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खुली हुई है, तो किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकती हो। तो इस इंडिपेंडेंट थॉट के साथ, इस इंडिपेंडेंट फ्रीडम के साथ जो है मिस सॉरी एलिजाबेथ जो है वो अट्रैक्ट है मिस किलमन के साथ, इसलिए अट्रैक्ट है, नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। एलिजाबेथ enjoys exploring London for an afternoon and considers career options। अब सोची जा रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, बट शी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंकर लाइक क्लैरिसा। ये फर्क है इन दोनों में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्लैरिसा, जबकि एलिजाबेथ जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। दो न्यू करियर्स आर नाउ ओपन टू वेमेन, क्योंकि अब हम 1920s की बात कर रहे हैं कि फीमेल्स जो है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई हैं। उस वक्त जैसे क्लैरिसा का टाइम था जहाँ पे इंसान खवातीन के लिए मौके बहुत कम थे उस वक्त, अब 20-30 साल बाद एक मॉडर्न दौर जो 20th सेंचुरी है वहाँ पे फीमेल्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। बट एलिजाबेथ इज टू पैसिव टू डेल्व डीपली इनटू द न्यू टेरिटरी। न्यू टेरिटरी का मतलब अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, especially for women. Richard says that if he had a boy, he would have encouraged him to work, but he does not encourage Elizabeth in this regard. तो यहाँ पर भी हमें फीमेल डेप्रीवेशन नजर आती है कि रिचर्ड ये समझता है कि भी अगर एलिजाबेथ की जगह मेरा बेटा होता तो मैं जरूर उसको कहता कि काम करो या मेरे साथ ज्वाइन करो मुझे काम में, या मैं उसको कहता कि भाई उसको आप कह लो परसुएड करता या फोर्स करता काम करने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ के मामले में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। While the social climate is changing for women, it does not seem as though Elizabeth will take a groundbreaking path. It seems likely that she will probably follow her parents into an upper class life. तो ये इसका आप कह लो कि बड़ा मुख्तसर जैसा एक यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं अब कि ओल्ड वुमेन क्या शो कर रही है। मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ, आपको दोबारा एक ओल्ड मैन भी दिखाई देगा। Old woman Clarissa watches in the window reveals the human conflict at the heart of the novel. Human conflict को शो करता है जो old woman को देखती है। The interplay between communication and privacy. Clarissa struggles to understand why people need privacy, if they need it at all, and what makes communication so difficult. Clarissa and the old woman have been neighbors for years, but though Clarissa knows the woman's movement, she does not know that the woman's name. What the woman's name? The woman is a mystery, and her distance is both a comfort and an ache for Clarissa. The human soul must exist alone and look to itself for answers, but it also craves communication and the company of others. The rooms of house are a metaphor for the soul. जो मैंने आपको पहले भी बताया, अपने इसके घर के जो रूम्स हैं या जो ओल्ड वुमेन है उसके घर के जो रूम्स हैं, दो बातों की ये बात कर रही है। एक बात कर रही है बेटे प्राइवेसी की, एक बात कर रही है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की इस तरीके से बात कर रही है कि मॉडर्न अब जो दौर आ गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, एक कम्युनिकेशन गैप है बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आप देखो आज हमारे वक्त में भी क्या है कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक खातून सामने रह रही है और अरसे से रह रही है लेकिन क्लैरिसा को उसका नाम नहीं पता। इसके अलावा जो उसकी विंडो है या उसका जो रूम है वो शो कर रहा है प्राइवेसी को, सोल को, कि सोल जो है उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग इट मस्ट बी इन माय थॉट्स। मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो है, मॉडर्न जितने मॉडर्न राइटर्स हैं, वो मैं हमेशा कहता हूं कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड इंस्टेड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। So what she is thinking about the old woman, this is very important. तो ये जो इधर कहती है द ह्यूमन सोल मस्ट एग्जिस्ट अलोन एंड लुक टू इटसेल्फ फॉर आंसर्स, बट इट्स आल्सो क्रेव्स कम्युनिकेशन एंड द कंपनी ऑफ अदर्स। अच्छा, रूम्स ऑफ अ हाउस आर अ मेटाफर फॉर द सोल। सिर्फ मेटाफर फॉर द सोल नहीं, बल्कि अ सेफ बट एम्प्टी प्लेस वेयर वन कैन हाइड फ्रॉम और इग्नोर द जजमेंटल आईज ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब कि जब एक खातून कहती है कि एक मतलब वर्जीनिया वुल्फ कहती है द रूम ऑफ हर ओन, कि एक राइटर का एक फीमेल के लिए अपना कमरा होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो प्राइवेसी से मुराद क्या है? प्राइवेसी से मुराद ये है कि कोई उसको जज ना करे, वो फ्री होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो अपने कमरे में है तो वो फ्री ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज को रिजेक्ट करती है। वो उस कमरे के अंदर वो इतनी प्राइवेसी हो, वो इतनी इंडिपेंडेंट फील करे कि ना तो उस पे फेथ का असर हो, ना उस पे मॉरल और इमोरलिटी का असर हो, ना सोशल नॉर्म्स का असर हो। सोसाइटी क्या कहती है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, भाई नहीं, मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, ये मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेट लाइफ है। सो वट एवर आई एम थिंकिंग, आई एम फ्री टू थिंक, whatever I am going to write, I am free to write। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता जाऊँ। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये हमारा नॉवल एंड हो जाएगा तो मैं थोड़ी ज्यादा उस पर बात करूंगा कि मॉडर्न फिक्शन के नाम से एक ऐसे भी मौजूद है जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं, या बहुत कम टीचर्स इस पे जिक्र करते हैं, बताते हैं कोर्स के दौरान। एक ऐसे लिखा है जिसका टाइटल ही है मॉडर्न फिक्शन। ठीक है, मॉडर्न फिक्शन में क्लैरिसा ने बताया है कि मॉडर्न राइटर्स को कैसा होना चाहिए, और उसने क्रिटिसाइज किया है उन राइटर्स को कि भाई क्या फजूल बातों पे बात करते रहे। जैसे उसने एक एग्जांपल मुझे याद आ रही है अभी, H.G. वेल्स का नॉवल है जिसने टाइम मशीन लिखा है, साइंस फिक्शन लिखी है। तो वो उन राइटर्स को क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि भाई ये क्या लिख रहे हैं। तो क्लैरिसा सॉरी मिसेस सॉरी वर्जीनिया वुल्फ ने अपने ऐसे मॉडर्न फिक्शन में बताया है कि मॉडर्न राइटर्स को कैसे लिखना चाहिए। नॉवल लिखना है तो कैसे लिखना है। तो मॉडर्न फिक्शन हम बच्चों को नहीं पढ़ाते बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम इन द यूनिवर्सिटीज। मॉडर्न फिक्शन उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसको आपने जरूर देखना है। तो उसने उसमें बताया है कि भाई राइटर्स को फ्रीली लिखना चाहिए, राइटर्स को बताना चाहिए कि व्हाट द कैरेक्टर्स आर थिंकिंग, फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर उसमें जेम जॉयस को बड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करती है वो, क्योंकि जेम जॉयस भी इसके टाइम पे लिख रहा है। तो जेम जॉयस, जिस पे हमने पहले भी बड़ी डिटेल में बात की है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसिस, तो बड़ा एक फेमस उसका काम है ये। तो जेम जॉयस को अप्रिशिएट करती है अपने उस ऐसे के अंदर। तो लाइक द हाउस, जैसे रूम जो है वो सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सोल एक प्राइवेट होनी चाहिए। जब आप अपने रूम में आ गए तो फिर इट इज अ सेफ बट एम्प्टी प्लेस वेयर वन कैन हाइड फ्रॉम और इग्नोर द जजमेंटल आइज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, लाइक द हाउस मेटाफर, अब जो हाउस है जैसे एक रूम मेटाफर है सोल के लिए, उस तरीके से हाउस भी मेटाफर है। House, the figure of the old woman also suggests both the solace, peace, solace कहते हैं peace को, peace of the human soul and its loneliness। ठीक है, the soul can be shared with others only to a small degree, though Clarissa tries to solve this dilemma by throwing parties and constantly calling out to people to remember them। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउस भी सिंबल है एक तरह से। हाउस वो जगह है जहां पे आप अपनी सोल को, मतलब अपने रूम्स को शेयर करते हो ना। आपका ड्राइंग रूम है, आपका डाइनिंग रूम है, आपका लाउंज है, वहां पे मेहमान आते हैं। तो क्लैरिसा क्यों पार्टीज को थ्रो करती है? लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई अभी भी जो है खुश रहने के बहुत से मौके हैं, खुश रहने की बहुत सी वजूहत हैं। और वो चाहती है कि लोग आए, उसकी पार्टी को एंजॉय करें और कहें वाओ व्हाट अ पार्टी इट वाज। तब वो कहेगी भी मेरी पार्टी सक्सेसफुल है। तो वो असल में जो अपनी जिंदगी का, जो अपनी जिंदगी की जो तन्हाई है, अपनी जिंदगी का जो खालीपन है, खला है, उसको पुर करने के लिए लोगों को इनवाइट करती है अपने घर। और कहते हैं ना कि भी अगर एक इंसान है, उसकी औलाद नहीं है, तो वो बच्चों को पसंद करती है, बच्चों को बुलाती है, बच्चों को। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गुड बाय मिस्टर चिप्स एक बड़ा फेमस नॉवल था, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसमें जो मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर है वो टीचर है, एंड ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, इवन उसकी जो वाइफ है कैथरीन, वो भी जो उसके स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बुलाती है। ठीक है, और घर पे बुलाती है, उनको केक खिलाती है, उनको टी पिलाती है, और वो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं और कैथरीन को बड़ा पसंद करते हैं, मिस्टर चिप्स को बहुत पसंद करते हैं। कैथरीन मतलब मिसेस चिप्स, उन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, और वो एक पार्टी करते हैं छोटी छोटी, और अक्सर उनके पास बच्चों का रश लगा रहता है। अब उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन किड्स। और मिस्टर चिप्स व्हेन ही डाइज, सो ऑन द डाइंग बेड, जब उसे वो बिल्कुल मौत के करीब है, एंड ही इज वेरी ओल्ड, कि वो अब अपना कॉन्शियस माइंड जो है वो छोड़ चुका होता है। तो वो नींद में ऐसे आंखें बंद करके लेटा होता है, तो उसके करीब कोई बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अफसोस कि इसकी कोई औलाद नहीं है, अफसोस ही डजंट हैव एनी चिल्ड्रन।
तो वो अचानक से मिस्टर चिप्स जो है वो आंख खोलता है और कहता है कि somebody spoke about children, कहता है yes children, तो कहता है कि I have children, all boys। क्यों? क्योंकि वो जिस स्कूल में पूरी जिंदगी उसने गुजारी 50-60 साल या उस more than 60 years गुजारे, वो all boys स्कूल था। तो उसने कहा है I have children, all boys, thousands of them। ठीक है, मतलब वो इतना सीनियर टीचर है, मिस्टर चेयर्स मरने से पहले इतना सीनियर टीचर है कि उसने 3-4 जनरेशन को पढ़ाया। एक बंदे को पढ़ाया कोहली को, फिर उसका बेटा आया कोहली, फिर उसका बेटा आया कोहली। तो आप ये देखो कि कितनी 3 जनरेशन को उसने पढ़ाया। एक तो टीचिंग से, एक हर टीचर्स को वो देखनी चाहिए वो फिल्म, और फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी मूवी है। एंड इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम फॉर सो मेनी ईयर्स, मोर देन 20 to 30 years। जब हमने अपने वक्त में एफएससी की थी, सेकंड ईयर की थी, तो फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल वाज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। एंड इट इज वेरी सिंबॉलिक। उस पर भी इंशाल्लाह मैं अलग से जो है वीडियोस बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो अब आप ये देखो कि उसने अपनी जिंदगी की खलाक को पुर करने के लिए बच्चों को वो इनवाइट किया करते थे घर पे, और सेम ऐसे ही जो है क्लैरिसा अपनी जिंदगी की लोनलीनेस को, खलाक को पुर करने के लिए इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वो अपनी जिंदगी के आइसोलेशन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, और उस खलाक को पुर करने के लिए वो ये पार्टीज थ्रो करती है। ठीक है, इसलिए जो है वो रिचर्ड और पीटर वॉल्श ये लोग बातें करते हैं उसके बारे में, लेकिन वो दर हकीकत अपनी पीस के लिए, अपनी सॉलेस के लिए, अपने इनर पीस के लिए वो ये सारे काम करती है। ठीक है, अच्छा, बिफोर सेप्टिमस सुसाइड, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। ही सीज एन ओल्ड मैन ऑन द स्टेयरकेस opposite his window, a scene that parallels Clarissa's watching the old woman and emphasizes the extreme loneliness of characters living in their own private rooms। अच्छा, own private rooms loneliness को शो करते हैं और इंडिपेंडेंस को भी शो करते हैं, ये भी याद रखो। ओल्ड प्राइवेट रूम्स मतलब कि एक इंसान का जो रूम है तन्हाई को भी शो करता है और उसकी इंडिपेंडेंस को भी शो करता है। ठीक है, एक जगह वो तन्हाई को भी शो करता है, तो ये भी एक आप कह लो कि आयरॉनिकल है भी बात हो सकती है, या पैराडॉक्सिकल बात है कि एक तरफ तो वो फ्रीडम को शो करता है, इंडिपेंडेंस को शो करता है, और वो उसको कहती है कि सेलिब्रेट करती है कि होना चाहिए हर इंसान का एक अलग कमरा, और दूसरी तरफ वो उसकी तन्हाई पर भी बात करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 7। अब हम पार्ट 8 के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 8 स्टार्ट होता है कि सेप्टिमस वॉचेस सनलाइट प्ले ऑन द वॉलपेपर फ्रॉम द काउच। ही अब ये अपने घर पे अपार्टमेंट में है। ही थिंक्स ऑफ द टाइम फ्रॉम द शेक्सपियर प्ले फियर नो मोर। रजिया सीज हिम स्माइल बट इज डिस्टर्ब। Often he speaks nonsense or has visions, believing himself drowned or falling into flames. She feels that they no longer have a marriage। तो ये fear no more, ये शेक्सपियर की लाइन को रिपीट कर रहा होता है, क्योंकि इसने ये पोएट्री भी की है, इसने ये रीडर होता है। तो ये ऐसे जो है वो दीवार के वॉलपेपर को देख रहा है ऐसे काउच पे लेट के, और साथ बोल रहा है फियर नो मोर। रजिया इसको सुनती है तो शी सीज हिम स्माइल बट इज डिस्टर्ब्ड, कि वो डिस्टर्ब्ड है, मुस्कुरा तो रहा है, और ही स्पीक्स नॉनसेंस और हैज विजन्स। तो इसको सेप्टिमस को लगता है कि ही इज ड्राउनिंग और ही इज फॉलिंग इनटू फ्लेम्स। तो ये एक सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं सुसाइड से पहले आते हैं। एंड शी फील्स दैट दे नो लॉन्गर हैव अ मैरिज। जाहिर सी बात है, मैरिज जो होती है उसमें कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक इंटीमेसी इन्वॉल्व होती है। तो वो सेप्टिमस की बीमारी की वजह से रजिया इज नाउ थिंकिंग अबाउट दैट शी डज नॉट हैव a marriage after all। अच्छा, रजिया जो है वो मीनवाइल मिसेस पीटर्स के लिए हेड बना रही है। मिसेस पीटर कौन है जी? मैरिड डॉटर है इन्हीं की नेबर की जो नीचे रहती है, मिसेस फिल्मर। उसकी मैरिड डॉटर है, शादीशुदा बेटी है मिसेस पीटर, उसके लिए हेड बना रही है। और रजिया जो है वो बात भी कर रही है। सेप्टिमस जो है वो इधर उधर देखता है। ही सेज दैट हैट इज टू स्मॉल। अब वो बड़ा नॉर्मली उसके साथ बात करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको थोड़ा सा इसमें हिस्सा मिलेगा इस नॉवल के अंदर, जहाँ पे पीटर जो है, सेप्टिमस जो है वो बड़ा केयरफुल है, बड़ा अफेक्शन शो कर रहा है रजिया के लिए, और जो अच्छे से मतलब बात कर रहा है उसे। ही सेज दैट द हैट इज टू स्मॉल फॉर मिसेस पीटर्स एंड स्पीक्स इन अ ल्यूसिड वे फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीक्स, क्योंकि काफी अरसे से वो बीमार है। रजिया उसको देख के बहुत खुश होती है। He and Razia joke together and Razia is relieved that they are acting like a married couple। अब वो खुश होती है इस बात पे। Septimus who has a good eye for the color, मतलब कि उसकी नजर बहुत तेज है। He begins designing the hat, वो डिजाइन करता है। जब वो मुकम्मल कर लेता है अपने काम को तो रजिया उसको स्टिच करती है। Septimus feels he is in a warm place
warm place such as on the edge of the woods. Why he is feeling like that? क्योंकि वो खुश होता है, he is proud of his work on Mrs. Peters' hat. ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटे जो जिंदगी में इंसान को खुशियां देती हैं। अब देखो वो विलियम ब्रैडशॉ उसको समझता है ये पागल है, ये मैड है, क्योंकि वो उसकी प्रोपोर्शन हो, जो लैक ऑफ प्रोपोर्शन वाली जो फिलोसफी है, और वो कहता है भाई इसको आइसोलेट कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, ठीक है, जबकि ये छोटी छोटी चीजों से खुश हो रहा है और अपने आप को प्राउड फील कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, जब हम नॉवल का ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि हाँ सेप्टिमस ठीक हो सकता है, अभी भी सेप्टिमस ठीक हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल का प्रोफेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो चाहते ही नहीं कि ये ठीक हो, वो नहीं चाहते हो ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जाके बताएंगे कि भाई कितना सख्त क्रिटिसिज्म इसमें किया गया। सो इन द फ्यूचर रजिया विल ऑलवेज लाइक दैट हैट, ये भी बताया गया, रजिया विल ऑलवेज लाइक दैट हैट, क्योंकि सेप्टिमस ने बड़ी नॉर्मल अपनी सेंसेस में, और ये वो चीज है, छोटी सी चीज जो सेप्टिमस ने की है, और सेप्टिमस इज प्राउड ऑफ दैट and he is feeling good about that. So Razia will always keep that hat, which they made when Septimus was himself. Septimus was himself. पहले जो हमने नॉवल पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा नॉवल, सेप्टिमस वाज नॉट हिमसेल्फ, वो हमेशा इवांस नजर आ रहा है उसको, फलानी चीज फलानी चीज फलानी चीज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा हमें मिलता है मुख्तसर सा बड़ा, जहाँ पे सेप्टिमस इज हिमसेल्फ। अब रजिया जो है वो फिक्रमंद होती है व्हेन शी हियर्स अ टैप एट द डोर, और वो फौरन सोचती है कि ये सर विलियम होगा, लेकिन वो एक यंग गर्ल होती है, वो बच्ची आती है इवनिंग पेपर लेके, रजिया जो है वो बच्चे को प्यार करती है, और छोटी बच्ची है उसको प्यार करती है, एंड गेट आउट अ बैग ऑफ स्वीट्स उसको देती है, डांसेस अराउंड द रूम विद हर। रजिया बिल्ड्स द मोमेंट अप अंटिल इट इज समथिंग वंडरफुल। सेप्टिमस जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो जो पेपर लेके आई है न्यूज़पेपर, वो पढ़ता है, एंड ही ग्रोज टायर्ड। He feels happy as he begins to fall asleep. The laughing voices begin to sound like cries. अब जैसे ही वो लेटता है, थक जाता है, जाहिर सी बात है, थोड़ा अखबार पढ़ता है, थक जाता है, जैसे ही वो सोचता है तो उसको वो जो हंसने की आवाजें आ रही हैं बच्ची की और रजिया की, उसको ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, कोई चीखें मार रहा है, ठीक है। और ये वो चीखें हैं जो आप कह लो कि द हॉरर्स ऑफ वॉर, अगेन इसको वही, ये ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि शेल शॉक ट्रॉमा का, तो उसको वो हंसी जो है असल में कह के जो है, वो इसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीखें मार रहा है। अब सेप्टिमस अचानक से डर जाता है, उठ जाता है, रजिया जो है वो बच्चे को वापस उसकी माँ के पास छोड़ के आती है। सेप्टिमस फील्स ही इज डूम्ड टू बी अलोन, अब जब देखता है कमरे में कोई नहीं है, अब देखो इसके लिए तन्हाई क्या है, और क्लैरिसा के लिए तन्हाई क्या है, और उस ओल्ड वुमन के लिए तन्हाई क्या है, तीनों के अपने अपने रूम्स हैं, लेकिन तीनों के लिए तन्हाई जो है, इसके लिए तन्हाई बहुत खौफनाक है, क्लैरिसा के लिए तन्हाई इंडिपेंडेंस को शो कर रही है, ठीक है, लेकिन सेप्टिमस के लिए लोनलीनेस जो है वो एक कर्स है उसके लिए, एंड ही फील्स दैट ही इज डूम्ड टू बी अलोन, ही फील्स दैट ही इज डूम्ड टू बी अलोन, कि इसको कर्स किया गया है कि इसने तन्हा जिंदगी गुजारनी है। अराउंड हिम ही सीज ओनली ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, अब ये कमरे में है, इसको ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, क्या भाई, कोल शटल, bananas on the sideboard, he no longer sees the beauty of the afternoon, वो जो बाहर इतनी खूबसूरत जो दिन है, जो सूरज है, वो इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। he calls out for Evans but receives no answer, आवाज देता है इवांस इवांस, लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता। अब रजिया जैसी वापस आती है एंड begins making an adjustment to Mrs. Peters' head, वापस आती है तो अपने हेड के काम में लग जाती है। रजिया feels she can now speak openly with Septimus, और ओपनली बता देती है, सेप्टिमस से बात करती है, वो कहती है कि अब सेप्टिमस का मूड ठीक है, तो चलो मैं इसे ओपनली बात कर लेती हूँ। शी रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम व्हेन ही लुक्ड लाइक अ यंग हॉक, अब ये थोड़ी वही फ्लैशबैक मेमोरी में चली गई कि जब इसे पहली बार मुलाकात होती है, तो सेप्टिमस इज ही लुक्ड लाइक अ यंग हॉक, बड़ा जबरदस्त किस्म का जेंटलमैन टाइप आदमी होता है। अच्छा, द टाइम फॉर सर विलियम्स मैसेज टू अराइव इज नियरिंग, अब वो सर विलियम ने कहा था मैं मैसेजर भेजूंगा, मैसेज भेजूंगा 5 से 6 के दरमियान, वो टाइम आने वाला है, ठीक है। तो सेप्टिमस आस्क व्हाई सर विलियम हैज द राइट टू टेल हिम व्हाट ही मस्ट डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाई सर विलियम हैज द राइट टू टेल हिम व्हाट ही मस्ट डू, कहते हैं कि उसको किसने हक दिया कि वो मुझे ये बताए या हमें ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए। रजिया कहती है कि इट इज बिकॉज ही थ्रेटन टू किल हिमसेल्फ, ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश की है एक बार, या तुम ऐसी बातें करते हो, सुसाइडल थॉट्स को तुमने बयान किया है। Septimus asked for the papers on which he and Razia wrote down his theories about beauty and death and tells Razia to burn them all, लेकिन रजिया कहती है नहीं, इसमें से कुछ चीजें तुमने निहायत ही खूबसूरत लिखी हैं, बहुत अच्छी लिखी हैं,
तो वो उनको पे सारे जो उसके पेपर्स होते हैं जिसपे सेप्टिमस ने चीजें लिखी होती हैं, जैसे पोएट्री की होती है या कुछ प्रोज लिखा होता है, तो वो उस सबको इकट्ठा करती है पीस ऑफ सिल्क में एंड पुट देम अवे। रजिया सेज शी विल गो वेयर एवर सेप्टिमस गोज। ये शो करता है बेटे कि रजिया की बहुत सिक्योर अटैचमेंट है। रजिया इज द ओनली लेडी हु इज बिसाइड सेप्टिमस। वो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है इसके साथ, जो जहनी तौर पे ठीक नहीं है लेकिन बड़ी फेथफुल है उसके साथ, और कहती है कि आई विल गो विद यू wherever you will go. Septimus thinks she is a flowering tree and that she fears no one. अब Septimus thinks she is a flowering tree and that she fears no one. He thinks she is a miracle. वो भी इसकी इज्जत करती है, तो वो भी इसकी इज्जत कर रहा है, कदर कर रहा है इसकी। रजिया goes to pack their things. अब ये पैकिंग करते हैं। She hears voices downstairs and worries that Dr. Holmes is calling. अब डॉक्टर होम पीछे से आवाज दे रहा है, ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियों पे। She runs down to prevent the doctor from coming upstairs. फौरन जाती है भाग के, कभी डॉक्टर को रोके कि सेप्टिमस को इस तरह का एक्शन ना ले। Septimus quickly considers killing himself by various methods and decides he must throw himself from the window. ओए होए, ये अब ट्रेजेडी है यहाँ। सेप्टिमस मुख्तलिफ तरीके देखता है कि कैसे खुद को मार सकते हैं। ठीक है, मैं जब अभी इसका एनालिसिस करूंगा तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से तरीकों को देखता है। बट ये क्या करता है कि he does not want to die and thinks that this is the doctor's idea of tragedy, not his or Razia's. He thinks life was good. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He thinks life was good. ये मरना नहीं चाहता। ये इसलिए मरता है कि ये डॉक्टर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी जान दे दे या अपनी सोल डॉक्टर्स के हवाले कर दे। तो ये क्या करता है, ये अपनी जान दे देता है। ये कहता है मैं अपनी सोल डॉक्टर्स के हवाले नहीं करता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर इसको आइसोलेट कर रहे, डॉक्टर इसको मार्जिनलाइज कर रहे, डॉक्टर इसको उसकी वाहिद जो मोहब्बत है, वाहिद जो उसका सहारा है जिंदगी का, उसकी वाइफ, उससे दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ही कंसीडर्स दैट डाइंग इज अ गुड ऑप्शन। तो ये क्या करता है कि खिड़की खोलता है, बालकनी सी होती है, वहां से छलांग लगाता है, और मिसेस फिल्मर जो है उसकी रेलिंग्स ऐसे हो जो निकली होती हैं रेलिंग्स घर की, उस पे जाके इसका जिस्म लगता है एंड ही डाइज। और जब ये कहता है, जैसे ही वो डॉक्टर होम्स दरवाजे पे आता है, ये कहता है आई विल गिव इट टू यू, आई विल गिव इट टू यू। तो ये जो जुमला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेप्टिमस हेयर्स होम्स एट द डोर, ही क्राइज आई विल गिव इट टू यू। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? आई विल गिव इट टू यू इसने इसलिए कहा है कि nobody has taken my soul, it is I who is going to give my soul to you. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड ही फ्लिंग्स हिमसेल्फ आउट द विंडो ऑन टू मिसेस फिल्मर्स रेलिंग। अच्छा, अब डॉक्टर होम्स जो होता है वो जैसे ही देखता है कि सेप्टिमस ने क्या किया, ऊपर दरवाजे पहुंचते हैं और फौरन देखता है कैसे किया, दैट व्हाट सेप्टिमस हैज डन, और फौरन इसको कहता है कॉवर्ड। अब आप देखो ये कितना बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि उसको कहता है कॉवर्ड, कि कितना बुज़दिल है जो अपनी तकलीफ को ये सामना नहीं कर सका, एंड ही कमिटेड सुसाइड। रजिया को समझ आ जाती है कि सेप्टिमस ने क्या किया। होम्स उसको जो है वो एक ग्लास ऑफ स्वीट लिक्विड देता है और उसको कह मेक हर स्लीपी। होम्स डज नॉट थिंक रजिया शुड सी सेप्टिमस व्हेन पैरामेडिक्स कैरी हिम अवे since his body is so mangled. Before falling asleep, Razia sees the outline of Holmes' body against the window. मतलब वो एक गनूदगी में आ जाती है, नशे में आ जाती है, और उसको लगता है so that was Dr. Holmes. ठीक है, तो this is the end of this part। और एक ट्रेजिडी जो है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। इसका थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है, और then we will end this lecture. Okay, in this section, Septimus seems to come out of his illness into a kind of remission. He is lucid, sees the world through clear eyes, and does not hear voices. He watches Razia playing with the child, building up the moment into something wonderful, the way Clarissa does when she walks through the London streets or throws party. Clarissa and Razia act as life forces in the novel, and both are compared to trees. उसको ट्री कंसीडर करती है मिस किलमन, क्लैरिसा को कहती है ट्री की तरह, और ये भी कहता है
he also thinks Razia to be a flowering tree. ट्री बेटे जो है वो लिटरेचर के अंदर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्री इज सिंबलाइज्ड एज लाइफ, ट्री इज अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, ट्री इज अ सिंबल ऑफ फ्रूट्स, लीव्स जो होते हैं, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन, ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेंथ, लाइफ, होप, इस चीज को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखो कि ट्री कंसिडर किया जा रहा है। Septimus feels he is on the edge of a forest. He feels that he is on the edge of the forest because his and Razia's souls are now easy together and they communicate naturally like any other married couple over the designs of Mrs. Peter's hat. तो मिसेस पीटर के हेड के ऊपर दोनों बात कर रहे होते हैं और बड़े नेचुरली बात कर रहे होते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं जैसे हम मैरिड कपल होते हैं नॉर्मल। As Razia sees the pair converses intimately, the thread of their thoughts intermingling in a beautiful pattern, Septimus seems to forget the approach of the doctor. Septimus कुछ देर के लिए भूल ही जाता है कि डॉक्टर्स ने भी आना है और मुझे यहाँ से लेके जाना है। लेकिन जब वो उसकी आंख लगती है और वो जागता है, when he wakes up after helping Razia with the hat making and sees he is alone, he experiences the same emotional shock as Clarissa did when she put down her yellow feathered hat that morning and felt an emptiness at the heart of life. Clarissa जब अपने हैट को, येलो हैट को आके फ्लावर्स लेके घर आती है और येलो हैट को रखती है तो अचानक से उसको वो तन्हाई याद आ जाती है, उसको सैली, पीटर वॉल्श के साथ टाइम, उसका प्रपोजल, वो सब कुछ याद आ जाता है। ये हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं। अब आप देखो तो राइटर कैसे चीजों को पैरेलल लेके चल रहा है, ठीक है, कि एक स्टोरी उसकी चल रही है, एक स्टोरी इसकी चल रही है और दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। तो सेप्टिमस और क्लैरिसा का कंपैरिजन मुख्तलिफ जगहों पे हम कर सकते हैं इस नॉवल के थ्रू आउट द नॉवल। क्लैरिसा और सेप्टिमस का कंपैरिजन, ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, ये दोस्त नहीं है एक दूसरे के, एक क्लास से बिलोंग नहीं करते, कोई इनका एक डिफरेंस भी है, ये कोई फैमिली, स्मिथ फैमिली डेलोवेज को जानती नहीं है, ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन राइटर ने इन दोनों कैरेक्टर्स का जो है वो कनेक्शन क्रिएट किया है। अच्छा, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल बट सेप्टिमस सोल हैज बीन severely damaged by the war. दुनिया खूबसूरत है लेकिन सेप्टिमस का जो कैरेक्टर है उसको डैमेज किया गया है वॉर ने, वॉर से। एंड द ब्यूटी ही सीज इज एफेमरल, कि जो ब्यूटी उसको नजर आती है वो एक आर्जी है और वो रियल ब्यूटी नहीं है। He tries to preserve the soul from the clutches of the overbearing doctors by asking Razia to burn the papers on which he drew and wrote his thoughts over the period of his illness. कि बीमारी के दौरान मैंने जब भी कुछ लिखा है उस सब को जला दो क्योंकि वो डॉक्टर्स के हाथ ना चढ़ जाए। Razia to burn the papers on which he drew and wrote his thoughts over the period of his illness. Septimus' temporary sanity ends with his suicide. उसकी टेम्पररी जो सैनिटी थी, ठीक है, एक होता है इनसेन, एक होता है सैनिटी। सैनिटी मतलब आप कह लो नॉर्मल, जब वो थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम जो उसका हमने देखा कि वो अब नॉर्मल है, ही इज हिमसेल्फ, ठीक है, इट एंड्स विद हिज सुसाइड। डॉक्टर होम्स अराइवल फोर्सेस सेप्टिमस टू चूज बिटवीन कमिटिंग सुसाइड और सरेंडरिंग हिज सोल, जैसे मैंने पहले ही बताया, opting for death of the body instead of death of the soul. So he is considering two things. One is the death of the body, second is the death of the soul. वो कहता है कि मैं अगर डॉक्टर्स के हवाले अपने जिस्म को कर दूंगा तो मेरी सोल जो है वो असल में जा रही है उनके पास, बॉडी नहीं जा रही। सो टू इट इज बेटर टू चूज डेथ ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ डेथ ऑफ द सोल। तो ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप हिज सोल टू द डॉक्टर्स। Septimus flings himself onto the railings beneath the window. Throughout the novel, houses and rooms serve as metaphors for the soul and its yearning for privacy, and railing mark the border between the interior of the home and the public world of society. By throwing himself onto the railings, Septimus seems to attempt a kind of communication, while at the same time protecting his private soul from Holmes and Sir William. Before his plunge, Septimus sees an old man descending the staircase opposite his window. अच्छा, अब आप देखो कि क्लैरिसा के कमरे के सामने भी एक खिड़की है
जहां पे एक ओल्ड लेडी जो है वो सीढ़ियां चढ़ती है, जबकि इसके कमरे के सामने भी जो खिड़की है वहां पे एक ओल्ड मैन है जो सीढ़ियां उतर रहा है। तो एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। असेंडिंग मीन्स क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स विच इज सीन बाय क्लैरिसा। क्लैरिसा देख रही है कि खातून जो है वो सीढ़ियां चढ़ती है, कमरे पे आती है, खिड़की से ऐसे निकलती है, बाहर देखती है, फ्री महसूस करती है। इट सीज होप, इट सीज लाइफ, इट सीज अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। लेकिन ऑपोजिट है बिल्कुल, ओल्ड मैन अपने कमरे से सीढ़ियां उतरता है और इसको देखता है, सेप्टिमस देख रहा है उसको। तो दिस शोज दैट डिसेंडिंग शोज दैट एंडिंग ऑफ लाइफ, एंडिंग ऑफ सर्वाइवल, एंडिंग ऑफ होप, एंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। तो Septimus sees an old man descending the staircase opposite his window. Unlike the old woman, Clarissa observed ascending the staircase or wandering safely through the rooms of her home. The old man is symbolically leaving the privacy of his home. जैसे ओल्ड मैन नीचे उतर रहा है तो इट शोज दैट ही इज लिविंग द प्राइवेसी ऑफ हिज होम। तो लिविंग द प्राइवेसी ऑफ हिज होम का मतलब यह है कि सेप्टिमस उसी से मोटिवेट होता है, उसी से इंकरेज होता है और ये भी छलांग लगा देता है खिड़की से। इफ सेप्टिमस मस्ट पार्ट विद द प्राइवेसी ऑफ हिज सोल, he will make his soul public but refrain from sacrificing it। कहता है मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा अपनी सोल को। he does not want to die, वो खुद कहता है कि भी life was beautiful, but since he feels he has no alternative due to the doctor's threats, he will make the decision and perform the action himself। He demonstrates his refusal to let the doctors take his soul when he announces, I give it to you। Nobody has taken Septimus' soul। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट कर लो कि nobody has taken Septimus' soul, he has given his soul himself। The first person pronoun मतलब I indicates that he has given it himself। Though his death is tragic, he has maintained agency and dignity in choosing his destiny। Septimus' suicide reveals the blindness of human nature as embodied by Holmes and Sir William। Before this point, Septimus had given many indications that he contemplated killing। पहले हमें बहुत सी चीजों, हमें बहुत बार ये दिखाई दिया है कि भाई वो सोचता है about suicide। The most obvious being when he openly says that it is his intention to do so। Yet Holmes, referring to the suicide, वो उसको सुसाइड के हवाले से कहते हैं, ask how it was possible to predict it would happen and decide that it was an impulsive act for which no one is to blame। अब देखो, असल में जब हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो हम डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन डॉक्टर होम की निहायत ही जो है उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और गैरत नहीं है कि वो अभी भी कह रहा है कि भी इट वाज एन इंपल्सिव एक्ट, सो नो वन इज टू ब्लेम, इट वाज अ सुसाइड, इट वाज एन एक्सीडेंट। These are absurd claims and questions, and they reveal Holmes' willful blindness to the truth। तो blindness to the truth होती जो है वही असल में आप कह लो निहिलिस्ट हैं ये लोग। ये यहाँ पे नीटशे का जो आइडिया है निहिलिज्म का, ये रिजेक्शन ऑफ रियलिटी, रिजेक्शन ऑफ ट्रुथ। क्या आप कहते नहीं हो कि इंस्टीट्यूशन का कसूर है, लोगों का कसूर है, उसको सुन लेते वो ठीक हो सकता था, लेकिन क्या किया उसके साथ, आपने क्या किया उसके साथ, आपने उसको आइसोलेट करना चाहा, बजाय इसके कि आप उसको सुनते, आप 2-3 मिनट में आपने डिसीजन ले लिया जल्दी से। तो बजाय इसके कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने एज अ प्रोफेशन को ठीक करो, आप अपनी गलती तस्लीम करो, आप क्या कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो रियलिटी का, आप ट्रुथ को रिजेक्ट कर रहे हो। दिस रिजेक्शन, दिस नेगेटिव परसेप्शन और दिस रिएक्शन ऑफ यू ऑन अ डेथ ऑफ एन इनोसेंट। ठीक है, वो बीमार था, सुसाइड कोई ऐसे अपनी मर्जी से तो नहीं करता। माशरा जो होता है उसको उस जगह पर ले जाता है जहां पे ही कमिट सुसाइड। सो नोबडी wishes to take responsible for Septimus' death or to believe its cause to be anything beyond a spontaneous impulse। तो कोई भी जो है वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। Holmes would rather the world sleep quietly and drugged। वो कहता है कि बस लोगों को जो है ना पुरसकून नींद सुला दो, उनको ड्रग्स दे के, जैसे वो रजिया के साथ करता है, स्वीट लिक्विड पिला देता है और कहता है सो जाओ। ठीक है, तो वो भी यही कह रहा है कि मतलब ये शो कर रहे हैं कि भाई बस लोगों को बताना नहीं है सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और अपनी भी आंखें बंद कर लो भाई, हकीकत से आंखें बंद कर लो। एज ही फोर्सेस रजिया टू डू रादर देन वेक अप एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन क्रूअल्टी। ठीक है, वो क्या करता है कि लोगों को सुला दो, ये ज्यादा बेहतर है। Acknowledging Septimus' motivation would threaten the beliefs
दैट आर द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्टर लाइफ। क्योंकि अगर वो हकीकत बताएगा तो उसका अपना प्रोफेशन जो है वो खतरे में आ जाएगा। So this is the end of our fourth lecture. Next we will have the last lecture on this novel. I hope कि आपको इस lecture series की समझ आ रही होगी। So if you have any comments, you have any question, you can drop it in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.